नादरा में मिडिल मैट्रिक और इंटर बेस के ऊपर बहुत सारी जॉब्स का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान नादरा में मिडिल मैट्रिक और इंटर बेस के ऊपर बहुत सारी जॉब्स का ऐलान कर दिया गया है। इसमें ऑल ओवर पाकिस्तान से मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कौन कौन सी पोस्टें हैं, उसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए, उसमें आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, आपने अप्लाई किस तरह करना है। अप्लाई का मुकम्मल तरीकाकार मैं आपको इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने नादरा में किस तरह अप्लाई करना है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें अप्लाई की लास्ट डेट क्या है और अप्लाई के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कितना तजर्बा होना चाहिए। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नादरा में मिडिल मैट्रिक और इंटर बेस के ऊपर बहुत सारी जॉब्स का ऐलान कर दिया गया है। इसमें सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी पोस्टें हैं, उसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए, उसमें आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, उसमें आपके पास तजर्बा कितना होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आ जाती है डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर। डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है। इसमें जो आपकी एज है वो मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। 30 साल से कम उम्र अफराद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो मर्दों ख़वातीन जिनकी एज 30 साल से कम है और 18 साल से ज़्यादा है वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी एजुकेशन है ना वो कम से कम आपकी 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। वो लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, 16 साल एजुकेशन है, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके पास कम से कम 1 साल का तजर्बा होना चाहिए। इसमें आपके पास कम से कम 1 साल का तजर्बा होना चाहिए पब्लिक सेक्टर में। इसमें कराची, मुल्तान, लाहौर, गुजरात, चकवाल, रावलपिंडी, अटक और पेशावर, इसके बाद फैसलाबाद के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाती है डिप्टी सुपरिटेंडेंट। डिप्टी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। इसमें जो आपकी एज है वो मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। 40 साल से कम उम्र ख़वातीनो हज़रात इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो ख़वातीनो हज़रात जिनकी एज 18 साल से लेकर 40 साल है और 40 साल से कम है वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी एजुकेशन है ना वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपकी एजुकेशन ग्रेजुएशन 14 साल एजुकेशन होनी चाहिए। जिन लोगों ने इंटर के बाद 2 साल कोर्सेज किया, बैचलर किया हुआ है और 14 साल एजुकेशन है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके पास मिनिमम 8 साल तजर्बा होना चाहिए। वो मर्द ख़वातीन जिनके पास 8 साल का तजर्बा है डाटा एंट्री प्रोसेसिंग का और पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट में किसी भी डिपार्टमेंट में डाटा एंट्री ऑपरेटर का उनके पास तजर्बा है तो वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कराची, लाहौर, मुल्तान, गुजरात, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, पेशावर और फैसलाबाद के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आती है जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट। जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। इसमें जो आपकी एज है वो कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल होनी चाहिए। 25 साल से कम उम्र ख़वातीनो हज़रात इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी एजुकेशन है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए या इसके मुसावी आपने तलीम हासिल की है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट यानी FA, FSC, ICS, ICOM किया हुआ तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास कम से कम 1 साल तजर्बा होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का आपके पास कम से कम 1 साल तजर्बा होना चाहिए किसी भी पब्लिक सेक्टर में, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट है। किसी भी अदारे में आपने 1 साल डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी कराची, मुल्तान, लाहौर, गुजरात, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, पेशावर और फैसलाबाद के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर आती है नायब कासद की पोस्ट। नायब कासद की पोस्ट है। इसके लिए आपकी जो एज है वो मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। 18 साल से लेकर मैक्सिमम 40 साल तक, 40 साल से कम उम्र अफराद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी एजुकेशन है ना वो कम से कम आपने मिडिल पास किया हो। वो मर्दों ख़वातीन जिन्होंने मिडिल पास किया हुआ है और उनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे आपने पब्लिक सेक्टर किसी भी अदारे में, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में काम किया है तो आपके पास 1 साल का तजर्बा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी कराची, लाहौर, मुल्तान, गुजरात, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, पेशावर और फैसलाबाद के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो अप्लाई की लास्ट डेट है ना वो 19 अक्टूबर है। 19 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कोई बैंक फीस नहीं है, इसकी कोई भी बैंक फीस नहीं। तो अब बात करते हैं कि नादरा में आपने अप्लाई किस तरह करना है। नादरा में जो जॉब्स आई है आपने उसमें अप्लाई किस तरह करना है। अप्लाई का मुकम्मल तरीकाकार मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। तो अगर आपने इसमें अप्लाई करना है ना तो उसके लिए आपके पास CV होना लाजमी है। आपकी CV होना लाजमी है क्योंकि CV की फाइल अटैच करनी है जब आपने अप्लाई करना है। तो अप्लाई का मुकम्मल तरीकाकार मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। आपने इस तरह अप्लाई करना है।
नादरा में ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर के ऊपर आ जाना है। जब आप प्ले स्टोर के ऊपर आएंगे तो आपने सर्च करना है पाक आईडी। ये एक एप्लीकेशन है पाक आईडी। इस एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड करके रजिस्टर करना है। ये देखिए पाक आईडी मैंने लिखा, तो इसके सामने आपका जो एप्लीकेशन है पाक आइडेंटिटी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। ये देख सकते हैं आप। मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे मैंने इसको ओपन किया कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। जैसे ही आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो रजिस्टर का और लॉगिन का ऑप्शन आएगा। आपने इसको रजिस्टर करना है। जैसे आप रजिस्टर के लिए ओके करेंगे तो पाकिस्तान नेशनैलिटी, जो लोग पाकिस्तान के हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी कर लें, अगर ओवरसीज हैं तो ओवरसीज कर लें। तो मैंने पाकिस्तान के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद आपने अपना मोबाइल ऑपरेटर, जो आपका मोबाइल ऑपरेटर टेलीनॉर जैज़ जो भी है, उसके बाद आपने वो नंबर लिखना है। नंबर के बाद ईमेल लिखना है। ईमेल के बाद आपने पासवर्ड लिखना है। अपना 8 अंकों का पासवर्ड लिखना है आपने, ठीक है। पासवर्ड कोई भी हो लेकिन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, 8 अंकों का पासवर्ड। उसके बाद अपना आईडी कार्ड लिखना है। आईडी कार्ड लिखने के बाद आपने डेट ऑफ इशू लिखनी है या डेट ऑफ बर्थ। मैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करता हूँ। तो डेट ऑफ बर्थ मैंने सेलेक्ट की, मैं कोई भी ऐड कर देता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। तो मैंने कोई भी ऐड कर दी, ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये देखिए मैंने कोई भी ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ओके कर दिया। ओके के बाद आपने नेक्स्ट कर देना। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे ना तो फिर ये आपसे आपकी तस्वीर मांगेगा। तस्वीर मांगने के बाद आपसे आपकी बायोमेट्रिक के लिए आपकी हाथ की तस्वीर मांगेगा। ये 2 चीज़ें करनी है। उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी। बायोमेट्रिक के बाद आप इसमें लॉगिन हो जाओगे। उसके बाद आपने इसको लॉगिन करना है दोबारा। फिर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऊपर आपने क्लिक करना है और ऊपर आपने अपना आईडी कार्ड नंबर मेंशन करना है। फिर आपने नीचे पासवर्ड मेंशन करना है। ये देखिए मैंने अपना आईडी कार्ड नंबर मेंशन किया। उसके बाद मैंने पासवर्ड मेंशन किया। ये देखिए आपने इस तरह पासवर्ड मेंशन करना है। ये थोड़ा सा नेट का मसला है, इस वजह से ही मैं अपना पासवर्ड इंटर नहीं कर पा रहा। तो जैसे ही आप पासवर्ड इंटर करेंगे ना तो एप्लीकेशन खुलकर आपके सामने आ जाएगी। ये देखिए मैं पासवर्ड इंटर करता हूँ। पासवर्ड इंटर करने के बाद तो जैसे मैंने पासवर्ड एंटर किया तो एप्लीकेशन खुलकर सामने आ गई। उसके बाद जैसे ही एप्लीकेशन खुलेगी तो हमने फिर मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ जाना, लिखना carrier.nadra। जो गूगल के ऊपर आकर लिखना carrier.nadra। इसके ऊपर जैसे ही हम carrier.nadra लिखेंगे ना तो कुछ जो पहली वेबसाइट आएगी आपने उसके ऊपर चले जाना। ये देखिए carrier.nadra। जैसे मैंने carrier.nadra लिखा तो जो पहली वेबसाइट है ना वो नादरा की वेबसाइट है। ये देखें नादरा कैरियर, इसके ऊपर क्लिक करना। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपने नीचे स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करने के बाद इसकी जो पोस्ट हैं वो सामने आ जाएंगी। ये देखें असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है। उसके बाद जो नीचे आ जाना फिर आपने नायब कासद पोस्ट लाहौर रीजन, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद आपने क्लिक कर देना अप्लाई नाउ। ये देखें अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखें आपसे कहेगा कि एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन, क्रिएट यूर अकाउंट ऑन पाक आईडी। पाक आईडी जो एप्लीकेशन हमने डाउनलोड किया उसको हमने रजिस्टर किया है वो लाजमी है। उसके बाद उस आईडी के ऊपर आपने वेरिफिकेशन करवानी है, बायोमेट्रिक करवानी है। उसके बाद अपना CNIC रजिस्टर करना है। फिर आपने प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड के ऊपर क्लिक किया वो अब अपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना जो आपने एप्लीकेशन के ऊपर लगाया था। मैं अपना आईडी कार्ड नंबर लिखता हूँ। फिर मैंने अपने आईडी कार्ड नंबर के बाद वो पासवर्ड लगाना जो आपने उस एप्लीकेशन को लगाया था। फिर आपने वो पासवर्ड लगा देना। जैसे ही हम वो पासवर्ड लगाएंगे तो ये फिर आपसे एक्सेस मांगेगा, उस एप्लीकेशन की एक्सेस मांगेगा। साइन इन किया। साइन इन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे ये देखें वेरीफाई योर रिक्वेस्ट, ये ऊपर मुझे रिक्वेस्ट आ गई ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये देखें यस का ऑप्शन कर देना। जैसे ही आप इसको एक्सेस दे देंगे ना यस की, ये देखें यस के ऊपर क्लिक किया तो अप्रूव हो गया, एप्लीकेशन खुल गई। फिर हम पीछे आ गए गेट अवे के ऊपर। ये देखें नादरा की वेबसाइट खुलकर हमारे पास सामने आ गई है। एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया है। फिर आपने नीचे अपनी मुकम्मल इंफॉर्मेशन डिटेल लिखनी है। मैंने लिखा हुआ है अदनान है, इधर फिर फादर का नेम लिखना है। फिर आपने अपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। ये देखें एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेट सारा कुछ आपने ऐड करना है। तो मैं अपने वालिद साहब का नाम लिखता हूँ, मैं कुछ भी लिख देता हूँ आपको जस्ट बताने के लिए। ये देखें आपने इस तरह फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, जेंडर मेल फीमेल जो भी हैं आप वो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने अपना आईडी कार्ड नंबर आपका ऑलरेडी लिखा होगा। उसके बाद अपना डेट ऑफ इशू लिखनी है आईडी कार्ड की। उसके बाद अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, डोमिसाइल तहसील
जो भी आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है, जो भी आपकी डोमिसाइल तहसील है, उसके बाद आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। अगर आप इंग्लिश बोलना आते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट करें, उसके बाद आपको जो भी आती है उर्दू के बाद आपने फिर पंजाबी, जो लैंग्वेज आपको आती है वो इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है। उसके बाद ये मांग रहा है कि नादरा में कोई रेफरेंस है, कोई आपका रिलेटिव नादरा में है तो आप यस के ऊपर क्लिक कर दें और नीचे उसका नाम इन्फॉर्मेशन लिख देगा, नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक कर दें। यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। नो के ऊपर क्लिक किया, नो के ऊपर पूछेगा अदर नेशनैलिटी वर्क वीज़ा कोई है आपके पास तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। उसके बाद पूछेगा आपके पास इकामा वीज़ा परमिट कुछ भी है तो यस कर दे, नहीं है तो नो कर दे। जैसे ही हमने ये सब ऐड करना फिर आपको नेक्स्ट करना। नेक्स्ट के बाद वो आपसे आपकी एजुकेशन मांगेगा, नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एजुकेशन मांगेगा, फिर वर्क एक्सपीरियंस मांगेगा, फिर सर्टिफिकेट मांगेगा। उसके बाद आपकी जो अटैचमेंट है इसमें आपकी CV, आपका NOC और आपका वर्क एक्सपीरियंस मांगेगा, वो आपने फाइलें साथ लगा देनी है। जब भी वो आप फाइलें सेलेक्ट लगा देंगे साथ, फिर आपने लास्ट के ऊपर कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है, आपने कॉन्टैक्ट डिटेल वो डालेंगे। उसके बाद सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद जैसे सबमिट करेंगे तो आपको नादरा की तरफ से मैसेज आ जाएगा, ये देखें योर एप्लीकेशन नैब का सर पोस्ट अप्लाई हो चुका है। उसके बाद योर एप्लीकेशन फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव डाटा एंट्री ऑपरेटर सरगोदा रीजन पोस्ट ये भी अप्लाई होगा। इस तरह आपको भी मैसेज आ जाएगा। अगर आपको अप्लाई करवाना है, पेड सर्विस मौजूद है, इन बुक्स में रब्ता कर सकते हैं। अप्लाई का मुकम्मल तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको किसी भी किस्म की मुश्किल है, कोई भी किसी भी किस्म की समझ नहीं आ रही तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मेरा फेसबुक पेज साथ अटैच है, या मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते। तो वो लोग जो अप्लाई करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द अप्लाई करते हैं। जो लोग मुझसे अप्लाई करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मेरा फेसबुक पेज साथ अटैच है, या मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगा जो बेल आइकन का निशान है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जॉब से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड तमाम तर तफसीलात सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। एक छोटे से गांव में हमजा नाम का एक नन्हा बच्चा रहता था। हमजा बहुत शरारती था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ और जानवरों के लिए प्यार से भरा हुआ था। जैसे जैसे बकरा ईद का त्योहार पास आ रहा था, गांव में चहल पहल बढ़ती जा रही थी। हर कोई गाय, बकरी और ऊंट खरीदने में लगा हुआ था। हमजा के अब्बू भी हर साल की तरह इस बार भी शहर से एक बकरा खरीदने गए। शाम को जब वह लौटे तो उनके साथ एक सुंदर सफेद बकरा था। उसके लंबे कान थे, रेशमी बाल थे और छोटे छोटे सींग। वह बकरा बहुत प्यारा और शांत स्वभाव का था। जैसे ही हमजा ने बकरे को देखा, वह खुशी से उछल पड़ा। वाह, क्या सुंदर बकरा है! अब्बू, इसका नाम क्या है? हमजा ने उत्साह से पूछा। अब्बू मुस्कराए और बोले, नाम तो तुम ही रख लो, जो अच्छा लगे। हमजा थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, इसका नाम रखता हूँ शहजादा। ये तो बिल्कुल किसी राजकुमार जैसा दिखता है। शहजादा पूरे गांव में मशहूर हो गया। बच्चे उसके पास खींचे चले आते। हमजा हर दिन उसे नहलाता, हरा चारा खिलाता और उसके साथ खेलता। वह उसकी गर्दन में रंग बिरंगे हार और घंटियां बांधता और शाम को उसे घुमाने ले जाता। एक शाम जब हमजा शहजादा की पीठ सहला रहा था, उसकी अम्मी पास आकर बैठ रही और प्यार से बोली, बेटा, तुम्हें याद है ना, शहजादा को हम अल्लाह के लिए कुर्बानी देने लाए हैं। हमजा की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी, क्या हम किसी और बकरे की कुर्बानी नहीं कर सकते? शहजादा मेरा दोस्त है, अम्मी ने उसका कंधा सहलाते हुए कहा। बेटा, बकरीद हमें त्याग और अल्लाह की आज्ञा पालन करना सिखाती है। याद है ना पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी? वो अपने बेटे की कुर्बानी देने को तैयार हो गए थे और अल्लाह ने उनके इम्तिहान में एक मेंढा भेज दिया। यही सिखाया गया है, जो हमें सबसे ज़्यादा प्यारा हो वही अगर अल्लाह के लिए दे तो वह सबसे बड़ा बलिदान होता है। हमजा चुपचाप बैठा रहा और शहजादा को गले से लगा लिया। अंततः बकरा ईद का दिन आ गया। पूरा गांव त्योहार के रंग में रंगा हुआ था। हर कोई नए कपड़े पहनकर तैयार था। खुशबूदार पकवान बन रहे थे, बच्चे खिलखिला रहे थे, लेकिन हमजा थोड़ा उदास था। उसने सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहना, अब्बू के साथ कुर्बानी की तैयारी में मदद की। जब शहजादा को कुर्बानी के लिए ले जाया जा रहा था, हमजा ने उसे गले लगाकर कहा, अलविदा मेरे प्यारे दोस्त, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। कुर्बानी के बाद अब्बू ने हमजा को गले से लगाया और बोले, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई बेटा, अल्लाह तुमसे खुश होगा।
बाद में जब गोश्त बांटा गया तो हमजा ने देखा कि उनके अब्बू ने एक गरीब परिवार को बड़ा हिस्सा दिया। उस परिवार के बच्चे बहुत खुश हो गए थे। अब्बू, हमजा ने पूछा, क्या शहजादा की कुर्बानी से वे खुश हुए? अब्बू ने मुस्कराकर कहा, हाँ बेटा, यही तो असली ईद है, जब हम किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला सके। अल्लाह को हमारी यही नियत पसंद आती है। हमजा ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन शहजादा का शुक्रिया अदा किया। अब वह जान चुका था कि सच्चा प्यार कभी कभी छोड़ने में भी होता है और बलिदान से ही दिल की गहराई में बसने वाला सुकून मिलता है। एक राज्य में एक राजा रहता था जिसकी 12 सुंदर बेटियां थीं। वे सभी एक ही कमरे में सोती थीं और राजा उनसे बहुत प्यार करता था। लेकिन एक रहस्य था जो कोई भी नहीं सुलझा पाया। सुबह राजकुमारियों के जूते घिसे हुए मिलते, जैसे उन्होंने पूरी रात नाच नाच कर पहन लिए हों। राजा हैरान था। जब कमरे का दरवाजा हर रात बंद रहता है और पहरेदार भी होता है, तो उनके जूते हर सुबह कैसे फट जाते हैं। राजा ने राज्य में ऐलान किया, जो कोई 3 रातों में यह पता लगा लेगा कि मेरी बेटियां रात को कहाँ जाती है, वह किसी भी राजकुमारी से शादी कर सकता है और मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन जो असफल होगा उसे राज्य से बाहर कर दिया जाएगा। कई राजकुमार आए, पर कोई भी रहस्य नहीं जान सका। उन्हें राजकुमारियों के कमरे के पास सुलाया जाता, लेकिन हर सुबह जूते फिर से घिसे मिलते। एक दिन एक गरीब लेकिन होशियार सैनिक महल आया। वह बहादुर और ईमानदार था। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। उसने कहा, यह जादुई चादर लो, यह तुम्हें अदृश्य कर देगी। ध्यान रहे, जो भी राजकुमारियां तुम्हें पीने को दें, उसे मत पीना। सैनिक महल पहुंचा और पहली रात उसे राजकुमारियों के कमरे के पास सुलाया गया। सबसे बड़ी राजकुमारी ने उसे एक प्याला दिया जिसमें नींद की दवा थी, लेकिन सैनिक ने चुपके से उसे गिरा दिया और पीने का नाटक किया। फिर उसने जादुई चादर ओढ़ ली और अदृश्य हो गया। रात के समय सैनिक ने देखा कि राजकुमारियां यूं अपने बिस्तरों के नीचे एक गुप्त दरवाजा खोलती है। वे हंसती गुनगुनाती नीचे उतरती हैं। सैनिक चुपचाप उनके पीछे पीछे गया। वे सब एक चमकदार सुरंग से होते हुए एक जादुई जंगल में पहुंची। वहां चांदी के पेड़ थे जिनके पत्ते चमक रहे थे। फिर वे एक झील पर पहुंची जहां 12 नौकाएं थीं। हर नौका में एक सुंदर राजकुमार बैठा था। राजकुमारियां उन नौकाओं में बैठकर एक सुनहरे महल की ओर चली गईं। सुनहरे महल में शानदार संगीत बज रहा था और राजकुमारियां रात भर नाचती रहीं। सैनिक ये सब देखता रहा। जब रात खत्म हुई, वे वापस उसी रास्ते से लौट आईं। उनके जूते पूरी तरह घिस चुके थे। सैनिक ने यह सब 3 रातों तक देखा और फिर राजा के पास गया। राजा ने पूछा, क्या तुमने राजकुमारियों का रहस्य पता लगाया? सैनिक ने पूरी सच्चाई बता दी। राजकुमारियां शर्मिंदा हो गईं और सब मान लिया। राजा बहुत खुश हुआ और वादा पूरा करते हुए सैनिक की शादी सबसे बड़ी राजकुमारी से कर दी। उस दिन से राजकुमारियां फिर कभी चोरी छिपे नहीं नाचने गईं। सैनिक और राजकुमारी की शादी धूमधाम से हुई और वे सब खुशी खुशी रहने लगे। गहरे जंगल की खामोशी में, जहां सुबह की धुंध अब भी जमीन को छू रही थी, एक अजीब सी गंध हवा में फैली हुई थी। पेड़ स्थिर थी, पक्षियों की आवाज गायब थी और नदी जो कभी जीवन की धड़कन थी अब मृत सी बह रही थी। किसी को नहीं पता था कि ये सन्नाटा कैसे आया, बस इतना कि कुछ भयानक घट चुका था। कुछ महीने पहले यही जंगल जीवन से भरा था। हिरन कुलांचे भरते थे, तोते आसमान में उड़ान भरते थे और नदी की कलकल आवाज मनो संगीत सुनाती थी। लेकिन उस दिन आसमान से एक अनजान छाया गुजरी, एक विशाल काला कौवा जिसकी चोंच में एक चमकता हुआ शीशी था। किसी ने नहीं देखा कि वो शीशी कहां से आई, लेकिन जब वो कौवा थककर नदी के ऊपर से गुजरा, अचानक वो शीशी उसके पंजों से छूट गई और नदी में गिर पड़ी। पानी का रंग कुछ ही पलों में गहरा नीला हो गया और फिर धीरे धीरे काला। उस दिन से जंगल बदल गया। पत्ते सूख गए, फूल मुरझा गए और जानवरों के चेहरे पर डर उतर आया। जो नदी कभी जीवन देती थी अब मौत का पैगाम बन चुकी थी। इस जंगल में एक छोटी सी खरगोशनी रहती थी, चिन्नी। वो अपने 2 बच्चों के साथ नदी किनारे रहती थी।
हर सुबह वो उन्हें बताती थी कि कैसे सूरज की पहली किरणों से फूल खिलते हैं, लेकिन अब सूरज उगता था तो बस धुंध में खो जाता था। कुछ ही दिनों में उसके बच्चे बीमार पड़ गए और एक ठंडी सुबह वो हमेशा के लिए सो गए। चिन्नी का संसार खत्म हो गया था। वो कई दिनों तक नदी किनारे बैठी रही, बिना कुछ बोले, बस बहते पानी को देखती रही। पर उस दिन कुछ अजीब हुआ। नदी के बहाव में एक लकड़ी का टुकड़ा बहता हुआ आया। उस पर कुछ सूखे बीज रखे थे, शायद किसी पुराने गांव से बहकर आए थे। चिन्नी ने उन बीजों को उठाया। उसका दिल कह रहा था, शायद यही नई शुरुआत है। उसने मिट्टी खोदी अपने छोटे छोटे पंजों से और बीज बो दिए। बारिश नहीं थी, लेकिन हर दिन वो उन बीजों पर नदी का थोड़ा साफ पानी डालती थी, वही नदी जिसने उससे सब छीन लिया था। दिन गुजरे, हफ्ते बीते, कुछ नहीं उगा, पर चिन्नी ने हार नहीं मानी। फिर एक रात बिजली कड़की, तेज हवा चली और आसमान से पहली बार बारिश की बूंदें गिरी। सुबह जब सूरज निकला तो उसने कुछ देखा जिसने उसकी धड़कन बढ़ा दी। मिट्टी में एक छोटी सी हरी कोंपल। वह मुस्कुराई। बहुत दिनों बाद धीरे धीरे वे कोंपलें पेड़ बनने लगीं, फूल खिले, हवा में फिर से खुशबू भर गई। और जब बाकी जानवर लौटे तो उन्होंने देखा कि पूरा जंगल बदल गया है। अब वहां नए पौधे थे जिन पर चमकीले लाल फल उगते थे। किसी ने ऐसे फल पहले कभी नहीं देखे थे। ये वही जगह थी जहां कभी मौत फैली थी और अब जीवन नाच रहा था। चिन्नी ने आसमान की ओर देखा। शायद उसने उन बीजों को नहीं उगाया था, बल्कि आशा को उगाया था। उस दिन से जंगल ने सीखा, विनाश के बाद भी पुनर्जन्म संभव है, और कभी-कभी बस एक नन्हा दिल ही पूरे संसार को फिर से जगा सकता है। संगीत धीमे धीमे बढ़ता है, हवा में फिर से पक्षियों की आवाज गूंजती है। रात गहरी और शांत थी। आसमान में तारे चमक रहे थे, जैसे काले आसमान पर चमकते हीरे। जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी झील थी, जिसकी सतह पर चांदनी नाच रही थी। वहीं बैठी थी एक छोटी सी बच्ची, 8 साल की नैना। उसके लंबे बाल हवा में लहराते थे और आंखों में उदासी थी। हर रात वो झील के किनारे आकर बैठती थी। वो किसी का इंतजार कर रही थी, अपनी दादी का, जो कभी लौट कर नहीं आई। एक रात जब नैना झील के किनारे बैठी थी, झील का पानी अचानक चमकने लगा। नीली रोशनी से झील जगमगाने लगी और उसमें से एक जादुई नागिन प्रकट हुई। उसका नाम था काव्या। लेकिन वो कोई बुरी नागिन नहीं थी। उसकी चमकती चांदी जैसी त्वचा और गहरी आंखों में रहस्य छिपा था। काव्या ने पूछा, हर रात तुम यहाँ आती हो नैना, किसका इंतजार कर रही हो? नैना ने धीरे से जवाब दिया, मैं अपनी दादी का इंतजार कर रही हूँ। उन्होंने कहा था वो लौटेंगी, लेकिन वो खो गईं। काव्या की आंखें उदास हो गईं। तुम्हारी दादी इस झील की रक्षक थीं। एक दिन वो एक काले साए से लड़ते हुए गायब हो गईं। नैना ने पूछा, क्या मैं उन्हें वापस ला सकती हूँ? काव्या ने सिर हिलाया, अगर तुम्हारे अंदर साहस है तो हाँ, लेकिन तुम्हें इस जादुई झील की गहराइयों में उतरना होगा। काव्या ने नैना के माथे को अपनी रोशनी से छुआ। अब नैना पानी के अंदर सांस ले सकती थी। जैसे ही नैना झील के अंदर गई, उसके सामने एक नया संसार खुल गया। चमकती मछलियां, तैरते फूल, पुराने खंडहर और अनगिनत रहस्य। थोड़ी देर बाद नैना को एक पुराना पत्थर दिखा, जिस पर उसकी दादी का नाम खुदा था। काव्या ने कहा, यहीं वो आखिरी बार देखी गई थीं। तभी एक काला साया झील की गहराई से निकला और बोला, अगर नैना आगे बढ़ी तो वो कभी लौटकर नहीं आएगी। पर नैना डरी नहीं। उसने आंखें बंद की और अपने दिल में अपनी दादी की आवाज सुनी। उसके हाथ में रोशनी की एक ढाल बनी, काव्या के जादू से। साया डर गया और पीछे हट गया।
नैना एक जादुई दरवाजे तक पहुंची। उसके पीछे उसकी दादी एक जाल में फंसी थीं। दरवाजा सिर्फ उसी के लिए खुल सकता था जिसमें सच्चा प्यार और साहस हो। नैना ने पुकारा, दादी मैं आ गई। उसकी मासूम और सच्ची आवाज ने अंधेरे को चीर दिया और झील में उजाला फैल गया। लेकिन तभी एक विशाल नागिन प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा क्रोध से भरा था। तो तुम हो चुनी हुई बच्ची, नैना, वो फुफकारती हुई बोली। मगर नैना डरी नहीं। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और बोली, मैं अकेली नहीं हूं। मेरे पास है प्यार, सच्चाई और हिम्मत। उसके हाथों से चमकती रोशनी निकली। नागिन चीखते हुए गायब हो गई। काव्या मुस्कराई, तुमने कर दिखाया नैना। अब तुम भी इस झील की रक्षक हो। लेकिन ये अंत नहीं था। आगे अभी बहुत कुछ बाकी था। एक और जादुई दरवाजा, अजीब निशानों वाला, एक चमकता क्रिस्टल जिसे कहते हैं झील का दिल, और एक और संघर्ष उसी काले साए के साथ जो फिर लौटा। लेकिन अब नैना तैयार थी। वो डटकर बोली, मैं डरती नहीं, मैं सच्चाई के साथ खड़ी हूं। उसने झील के दिल की रक्षा की। काव्या ने कहा, अब तुम सिर्फ एक बच्ची नहीं रही, तुम हो झील की नई रक्षक। नैना मुस्कराई। उसकी असली यात्रा अब शुरू हुई थी। पहाड़ियों से घिरे एक शांत गांव में गुलबहार नाम की एक दयालु लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह खेतों में अपने पिता की मदद करती और घर में अपनी मां के साथ काम करती, लेकिन उसे सबसे ज्यादा खुशी बकरियों को पास के जंगल में चराने ले जाने में मिलती थी। एक दिन दोपहर को जब वह जंगल से लौट रही थी तो एक झाड़ी के पास उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने एक नीली अंगूठी उठाई जिसमें सुनहरा रत्न जड़ा था। उसने चारों ओर देखा लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसने वह अंगूठी अपने दुपट्टे में बांध ली, यह सोचकर कि अगर मालिक मिला तो लौटा देगी। थोड़ी ही देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज आई। एक पेड़ के नीचे एक छोटा लड़का बैठा रो रहा था। गुलबहार ने कोमल स्वर में पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, मैं अपनी जादुई नीली अंगूठी खो बैठा हूँ। उसके बिना मैं अपने घर नहीं लौट सकता। गुलबहार मुस्कराई और उसे अंगूठी लौटा दी। लड़का खिल उठा और बोला, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें बदले में कुछ देना चाहता हूँ। उसने चमकती हुई मिट्टी का एक छोटा डिब्बा निकाला। यह जादुई मिट्टी है, इसे अपने आंगन में छिड़क दो, कुछ खास उगेगा। घर आकर गुलबहार ने मिट्टी छिड़की और पानी डाला। अगली सुबह एक अजीब चमकता हुआ फूल खिला था। उसने फूल तोड़ा और उसकी हैरानी के लिए उसमें एक नन्हा लड़का सोया हुआ था। जैसे ही वह जागा उसने कहा, तुमने मुझे आजाद किया। मुझ पर एक दुष्ट जादूगरनी ने श्राप डाला था। मैं तभी असली रूप में लौट सकता हूँ जब कोई दयालु इंसान मुझे बादाम का हलवा खिलाए। गुलबहार ने बिना देर किए हलवा बनाया और उसे खिलाया। तुरंत एक जादुई प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया और उस लड़के की जगह अब एक सुंदर युवक खड़ा था। तुमने श्राप तोड़ दिया, उसने कृतज्ञता से कहा। उसका नाम इरफान था और उसने कभी बच्चों को उस जादूगरनी से बचाया था जिसके कारण उसे श्राप मिला था। गुलबहार और इरफान जल्द ही एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और गांव में धूमधाम से उनकी शादी हुई। वे खुशी खुशी रहने लगे और उनके आंगन में जादुई फूल खिलने लगे जो उनकी दया के प्रतीक बन गए। एक दिन एक सुनहरी तितली उन फूलों में से एक से निकली और गुलबहार के हाथ पर आकर बैठ गई। गुलबहार चौंक गई जब तितली बोली, वह जादूगरनी जिसने इरफान को श्रापित किया था लौट आई है। वह फिर से बच्चों को कैद कर रही है, कृपया हमारी मदद करें। गुलबहार ने यह इरफान को बताया,
और दोनों ने मदद करने का निश्चय किया। गुलबहार ने कुछ जादुई मिट्टी साथ ली और इरफान ने वह चमकती तलवार उठाई जो कभी एक वनसंत ने उसे दी थी। तितली के मार्गदर्शन में वे एक अंधेरे जंगल में पहुंचे जहां पेड़ सांपों में बदल गए। गुलबहार ने मिट्टी फेंकी और जंगल का श्राप टूटा, जबकि इरफान ने बहादुरी से रक्षा की। वे एक काले पहाड़ के नीचे बसे गांव पहुंचे। वहां के लोगों ने बताया कि हर रात 3 बच्चे एक काली घूमती धूल में गायब हो जाते हैं। गुलबहार और इरफान ने गांव की रक्षा करने का निश्चय किया। आधी रात को जादूगरनी तूफान के साथ आई, एक काले बादल पर सवार होकर। तो तुम लौट आए हो, वह इरफान पर फुफकारी। मैं तुम्हारी गुलबहार को पत्थर बना दूंगी। उसने एक मंत्र फेंका, लेकिन गुलबहार ने जादुई मिट्टी फेंकी जिससे जादूगरनी का हाथ जल गया। इरफान ने तलवार चलाई पर वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। जानते हुए कि वह केवल उसकी छाया थी, वे और आगे बढ़े और एक ज्वालामुखी के पास उसका असली महल खोजा। यात्रा खतरों से भरी थी, आग के गड्ढे, भ्रम और तेज हवाएं, लेकिन वे साथ मिलकर बढ़ते गए। आखिरकार वे एक काले कांच जैसे चमकते महल पहुंचे। महल के द्वार पर जादूगरनी फिर प्रकट हुई और इस बार वह और भी ताकतवर थी। जैसे ही उसने हमला किया, गुलबहार ने आखिरी मिट्टी उसकी छाती पर फेंकी। वह दर्द से चीख उठी। इरफान ने तलवार उठाई और अंतिम वार किया। एक जोरदार धमाके के साथ महल बिखर गया और जादूगरनी सदा के लिए समाप्त हो गई। आकाश में रोशनी लौट आई और सभी कैद बच्चे आजाद हो गए। वे दौड़कर गुलबहार और इरफान से लिपट गए, आभार में मुस्कुराते हुए। गांव वालों ने उन्हें हीरो की तरह स्वागत किया। फूल खिले, संगीत गूंजा और जादुई मिट्टी सबके लिए आशीर्वाद बन गई। लेकिन गुलबहार और इरफान जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने दुनिया की यात्रा शुरू की, दूसरों की मदद की, साहस फैलाया और जहां भी गए दया के बीज बोते गए। और इस तरह उनकी जादुई कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। बहुत समय पहले की बात है, एक दूर गांव में अली बाबा नाम का एक ईमानदार और गरीब लकड़हारा रहता था। वह हर दिन जंगल में लकड़ियां काटने जाता और उन्हें शहर ले जाकर बेचता। वह अपनी पत्नी के साथ सादा जीवन जीता और हमेशा जो कुछ भी उसके पास होता उसी में खुश रहता। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी उसे घोड़ों की तेज आवाज सुनाई दी। अली बाबा को डर लगा, इसलिए वह एक पेड़ पर चढ़कर छुप गया। उसने देखा कि 40 आदमी घोड़ों पर सवार होकर आ रहे हैं। सभी के पास तलवारें थीं और वे डाकुओं जैसे दिखते थे। वे एक बड़ी सी चट्टान के पास रुके। उनके सरदार ने जोर से कहा, खुल जा सिम सिम, और चमत्कारिक रूप से चट्टान एक दरवाजे की तरह खुल गई। सभी चोर उस गुफा के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद वे बाहर आए और सरदार ने कहा, बंद हो जा सिम सिम, और वह चट्टान वापस बंद हो गई। जब वे वहां से चले गए तो अली बाबा नीचे उतरा। उसने वही जादुई शब्द दोहराए, खुल जा सिम सिम, और चट्टान फिर से खुल गई। उसके सामने एक बड़ी गुफा थी जिसमें सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और बहुमूल्य खजाना भरा हुआ था। अली बाबा ने थोड़ा सा सोना उठाया और घर चला गया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई, लेकिन कहा कि यह बात किसी और को नहीं बतानी है। पर उसका बड़ा भाई कासिम, जो अमीर और लालची था, उसे शक हो गया। कासिम ने जबरदस्ती सारा सच जान लिया। अगले ही दिन वह खुद गुफा में चला गया और कहा, खुल जा सिम सिम। चट्टान खुल गई और वह अंदर गया। उसने ढेर सारा खजाना इकट्ठा किया, लेकिन जब वह बाहर निकलना चाहता था तो जादुई शब्द भूल गया। वह बार बार कोशिश करता रहा, खुल जा जा, खुल जा गेहूं, खुल जा मक्का,
लेकिन चट्टान नहीं खुली। तभी चोर वापस आ गए। उन्होंने कासिम को देखा और गुस्से में कहा, तू चोर है, और उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे सजा दी और वहां से चले गए। जब कासिम घर नहीं लौटा तो अली बाबा बहुत चिंतित हुआ। वह जंगल गया और गुफा के पास जाकर सारा माजरा समझ गया। उसने अपने भाई का अंतिम संस्कार अच्छे से किया और किसी को कुछ नहीं बताया। अब अली बाबा को समझ आ गया कि यह रहस्य बहुत सावधानी से छिपाना होगा। वह बस अपनी बुद्धिमान और वफादार नौकरानी मर्जियाना पर भरोसा करता था। उसने उसे सब कुछ बता दिया और मर्जियाना ने उसे बचाने का वादा किया। उधर चोरों का सरदार बहुत गुस्से में था। वह अली बाबा से बदला लेना चाहता था। उसने एक योजना बनाई। उसने तेल के बड़े बड़े घड़ों में अपने आदमियों को छिपा दिया और खुद एक तेल बेचने वाले व्यापारी का रूप धरकर अली बाबा के घर आ गया। मर्जियाना को कुछ शक हुआ। रात को उसने उन घड़ों से आवाजें सुनी। वह चुपचाप रसोई में गई, तेल गरम किया और एक एक घड़े में डाल दिया। सारे चोरों को उसने अकेले ही हरा दिया। अब सरदार अकेला रह गया। कुछ दिन बाद वह फिर लौटा, इस बार एक अमीर व्यापारी बनकर। वह अली बाबा से दोस्ती करने लगा और उसे खाने पर बुलाया। खाने के समय मर्जियाना ने उसे पहचान लिया। उसने बहादुरी दिखाई और एक नृत्य करते हुए खंजर से सरदार को पकड़ लिया। एक बार फिर उसने अली बाबा की जान बचा ली। अली बाबा ने कहा, मर्जियाना, तुम सिर्फ एक नौकरानी नहीं हो, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। तुमने बहादुरी और समझदारी से हमें बचाया। उस दिन के बाद अली बाबा ने उस खजाने का इस्तेमाल कभी लालच से नहीं किया। वह गरीबों की मदद करता रहा और सादा जीवन जीता रहा। उसने गुफा का रहस्य केवल मर्जियाना के साथ बांटा और दोनों ने हमेशा यह राज सुरक्षित रखा। बहुत समय पहले की बात है। जमीन से बहुत ऊपर आसमान में एक जादुई शहर था। उसका नाम था गुब्बारे वाला शहर। इस शहर के लोग जमीन पर नहीं बल्कि बड़े बड़े रंग बिरंगे गुब्बारों में रहते थे। हर गुब्बारा एक घर था जो बादलों के बीच तैरता रहता था। हर गुब्बारे का रंग कुछ कहता था। लाल गुब्बारे बहादुर लोगों के लिए, नीले गुब्बारे सोचने वाले वैज्ञानिकों के लिए, पीले गुब्बारे हंसाने वाले और खुशमिजाज लोगों के लिए, हरे गुब्बारे जो लोग आसमान में भी बाग बगीचे उगाते थे। इसी शहर में एक छोटा लड़का रहता था, आनू। वह रोज अपनी खिड़की से नीचे जमीन को देखता था। उसने कभी जमीन को छुआ नहीं था, लेकिन उसका सपना था कि एक दिन जमीन को महसूस करूंगा। शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गुब्बारा था, शहर का दिल। वही सभी गुब्बारों को हवा देता था ताकि सब उड़ते रहें। लेकिन एक रात हवा रुक गई। धीरे धीरे बहुत हल्की आवाज आई, फुस, फिर पटाख, और फिर पूरा आसमान गुब्बारों के फटने की आवाजों से गूंज उठा। लाल, नीले, पीले, हरे सब गुब्बारे एक एक करके फटने लगे। लोग घबरा गए, बच्चे चिल्लाने लगे, घर गिरने लगे। लेकिन तब एक चमत्कार हुआ। कोई चोट नहीं लगी। सब लोग नरम सफेद बादलों पर आ गिरे और उन बादलों के नीचे थी जमीन। हरी भरी खिलखिलाती महकती जमीन, फूल, नदियां, पेड़, मिट्टी की खुशबू, सब कुछ वहां था। आनू ने पहली बार मिट्टी को हाथ में लिया, उसे सूंघा और मुस्कुराकर कहा, ये सिर्फ मिट्टी नहीं, ये तो जादू है। लोगों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें लगा था कि जमीन डरावनी है, इसलिए वो आसमान में रहते थे। लेकिन अब उन्हें पता चला, जमीन पर तो जिंदगी है, दोस्ती है, प्यार है। सबने मिलकर नए घर बनाए, खेत लगाए, खाना बांटा,
पेड़ों के नीचे खेला और बारिश में नाचे। अब गुब्बारे वाला शहर जमीन पर बस गया था, लेकिन किसी ने अपने गुब्बारे को भुलाया नहीं। हर घर के ऊपर एक छोटा सा गुब्बारा बंधा था, उन्हें याद दिलाने के लिए कि वो कहां से आए थे। और हर रात जब तारे चमकते, बच्चे अपने दादा दादी से सुनते, उड़ना अच्छा है, लेकिन जमीन पर प्यार बसता है। एक शांत से गांव के कोने में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वो हवेली भूतिया है। हर रात वहां से अजीब सी आवाजें आती, कभी बच्चों की हंसी, कभी बिल्लियों की चीख, तो कभी किसी के चलने की आहट। गांव के बच्चे भी उस हवेली के पास जाने से डरते थे, लेकिन 9 साल का अयान कुछ अलग था। वो निडर और बहुत जिज्ञासु था। एक दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ गेंद खेल रहा था, उसकी गेंद लुढ़कते लुढ़कते हवेली की दीवार के पार चली गई। उसे भूल जाओ, उसके दोस्त बोले। लेकिन अयान बोला, मैं अपनी गेंद वापस लेकर आऊंगा। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर गया। अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था, दीवारों पर जाले थे और फर्श हर कदम पर चरमरा रहा था। तभी उसके सामने एक काली छाया सी निकली। उस छाया से एक काली बिल्ली निकली और बिल्कुल उसके सामने आकर बैठ गई। अयान, बिल्ली ने कहा। अयान चौंक गया। तुमने मेरा नाम लिया? हाँ, बिल्ली ने कहा, मैं बोल सकती हूँ, लेकिन केवल रात को और सिर्फ उन बच्चों से जो दिल से सच्चे हों। मैं कोई आम बिल्ली नहीं हूँ। मैं एक राजकुमारी हूँ, राजकुमारी जर्मीना। बिल्ली ने बताया कि कई साल पहले एक जलन रखने वाले जादूगर ने उस पर जादू कर दिया और उसे बिल्ली बना दिया। अब वह केवल रात में बोल सकती थी और केवल ऐसे बच्चे से जो सच्चे दिल वाला हो। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? अयान ने पूछा। बिल्ली ने सिर हिलाया। हवेली की छत पर एक जादुई शीशा है, वही मुझे इंसान बना सकता है, लेकिन उस कमरे तक पहुंचना आसान नहीं। अयान ने बिना डरे सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। रास्ता अंधेरा था और दीवारों पर अजीब से लाल हाथों के निशान थे। हवा ठंडी थी, पर अयान नहीं रुका। छत पर पहुंचकर उसे एक पुरानी अलमारी के पीछे एक छोटा लकड़ी का दरवाजा मिला। जब उसने दरवाजा खोला, अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें हल्की नीली रोशनी थी और बीच में रखा था वो जादुई शीशा। जैसे ही अयान ने शीशा उठाया, कमरे में तेज हवा चलने लगी और फर्श हिलने लगा। लेकिन अयान शीशा लेकर नीचे बिल्ली के पास वापस आ गया। अब शीशा मेरी ओर घुमाओ और मेरा नाम लो, बिल्ली ने कहा। अयान ने शीशा उसकी ओर किया और कहा, राजकुमारी जर्मीना। अचानक पूरे कमरे में एक चांदी जैसी रोशनी फैल गई। बिल्ली की आंखें बंद हो गईं और उसका शरीर धीरे धीरे चमकने लगा। फिर वो बिल्ली गायब हो गई। उसकी जगह एक सुंदर लड़की खड़ी थी, सुनहरे कपड़े पहने, जैसे चांदनी में नहाई हुई हो। धन्यवाद अयान, उसने मुस्कुराकर कहा। तुम सच्चे दिल वाले और बहादुर हो। तुमने मेरा विश्वास जीता और मुझे आजाद किया। अब ये हवेली भूतों की नहीं, एक नई शुरुआत की जगह बनेगी। अयान मुस्कुराया और हवेली से बाहर निकल गया। इस बार हवेली के दरवाजे चरमराए नहीं, वे खुल गए, जैसे सूरज की रोशनी को बुला रहे हों। उस दिन के बाद से बच्चे फिर से हवेली के पास खेलने लगे। और अयान, वो अब सिर्फ एक आम बच्चा नहीं था, वो उस भूत बिल्ली का राज जानने वाला बहादुर नायक बन चुका था। एक बार की बात है, गहरे नीले समंदर में मीरू नाम की एक प्यारी सी जलपरी रहती थी। उसके बाल चमकदार नीले थे और उसकी पूंछ तारों की तरह झिलमिलाती थी। मीरू सबसे अलग थी, उसे इंसानों की दुनिया में बहुत दिलचस्पी थी। हर रात जब चांद समंदर पर अपनी रोशनी बिखेरता,
मीरू छुपकर ऊपर आती और एक छोटी सी बच्ची अन्या को देखती जो समंदर के किनारे अपनी नानी से कहानियां सुना करती थी। एक रात जब जोरदार आंधी आई और अन्या की छोटी सी कश्ती वाला खिलौना समंदर में बह गया तो मीरू ने उसे देख लिया। वह तुरंत पानी के नीचे गई, उस खिलौने को ढूंढा और सुबह होने से पहले उसे वापस ले आई। अगली सुबह अन्या ने देखा कि उसका खिलौना वहीं पड़ा है, एकदम साफ और चमकदार। उसे यकीन हो गया कि जरूर कोई समंदर की दोस्त उसे लौटा कर लाई है। उस रात जब अन्या ने चांद की रोशनी में धन्यवाद कहा तो मीरू दूर से मुस्कराई। दोनों के बीच एक खामोश सी दोस्ती हो गई थी। उसके बाद हर रात मीरू अन्या की कहानियां सुनती और अन्या समझ गई थी कि अगर तुम दिल से किसी को याद करो तो दोस्ती की लहर हर दूरी को मिटा सकती है। अगली कुछ रातों तक मीरू हर दिन अन्या के लिए समंदर से कोई न कोई छोटी सी चीज ले आती, कभी चमकदार शंख, कभी मोतियों से भरा सीप और कभी एक रंग बिरंगी मछली का पंख जो इंद्रधनुष की तरह चमकता था। अन्या भी हर रात रेत पर एक नया संदेश लिखकर छोड़ती। मीरू, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। क्या तुम्हें भी कहानियां पसंद हैं? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मीरू बहुत खुश होती, लेकिन समंदर के नियमों के अनुसार जलपरियां इंसानों से मिल नहीं सकती थीं। लेकिन दोस्ती का जादू बहुत ताकतवर होता है। फिर एक रात कुछ अजीब हुआ। समंदर के नीचे एक पुरानी सोई हुई जादुई लहर जाग गई। उस लहर ने समंदर के सभी जीवों को बेचैन कर दिया। जेलीफिश इधर उधर भागने लगी, मछलियां छुपने लगीं और समंदर के सारे रंग धीरे धीरे फीके पड़ने लगे। मीरू ने देखा कि मोतियों की वह राह जो उसके महल तक जाती थी अंधेरे में खोती जा रही है। वह समझ गई कुछ न कुछ बहुत गलत हो रहा है। मुझे किसी की मदद चाहिए, मीरू ने सोचा। उसने अन्या की ओर देखा जो उस रात अपने हाथ में एक चमकता हुआ शंख लेकर सो रही थी। मीरू ने दोस्ती का जादू इस्तेमाल किया और एक नरम सी रोशनी अन्या के सपने में भेज दी। सपने में अन्या ने मीरू को देखा और उसकी मीठी आवाज सुनी। अन्या, मुझे तुम्हारी जरूरत है। समंदर की रोशनी को बचाना है। अन्या ने सपने में ही सिर हिलाकर हाँ कहा और जब उसकी आंख खुली उसके हाथ में वही मोतियों वाला शंख था जो सिर्फ एक जलपरी ही दे सकती है। ये मोती तुम्हारी और मेरी दोस्ती की निशानी है। जब भी तुम उदास हो आयसी हाथ में लेना, मैं हमेशा पास हूँ। गहरे जंगल के एक सूखे और वीरान कोने में रहते थे दो प्यारे दोस्त, एक हंसमुख और मेहनती चींटी मीरा और दूसरा हरे पीले रंग का चुलबुला और मोटा सा इल्ली गोलू। ना वहां कोई नदी थी, ना कोई तालाब, ना ही कोई झील। चारों ओर बस सूखी जमीन, मुरझाए पौधे और तेज धूप का राज था। लेकिन इन सब के बीच मीरा और गोलू की दोस्ती हर दिन और भी खिलती जा रही थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते, छोटे पत्थरों से खेलते और नीले आसमान में उड़ते बादलों को देखकर सपने बुनते। मीरा की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी एक दिन नाव चलाना और गोलू हर बार अपनी चमकती आंखों से कहता, काश हमें भी एक नदी मिल जाए और हम पत्ते की नाव बनाकर उसमें तैरे। मगर उनके आसपास तो सिर्फ सूखा था। नदी इतनी दूर थी कि उनके नन्हे नन्हे पैरों से वहां तक पहुंचना नामुमकिन था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। हर दिन वे एक पत्ता जमा करते, कोई पतली टहनी ढूंढते और सोचते, एक दिन जब पानी आएगा यही बनेगी हमारी ख्वाबों की नाव। दिन बीतते गए, मौसम ने करवट ली, आसमान में बादल उमड़ने लगे। मीरा और गोलू की उम्मीदें हर दिन इन बादलों के साथ बढ़ने लगीं। और फिर एक दिन जादू सा हुआ। धीरे धीरे बारिश शुरू हुई। पहले हल्की बूंदें पत्तों को छूने लगीं,
फिर पूरा जंगल भीगने लगा। पेड़ों के नीचे पानी बहने लगा और छोटी छोटी नदियां सी बनने लगी। मीरा खुशी से उछली, गोलू देखो पानी, कितना सारा पानी। गोलू चिल्लाया, आज हमारा सपना सच होगा। चलो अपनी नाव लाते हैं। वे दौड़ते हुए उस जगह पहुंचे जहां उन्होंने अपनी चीजें छिपाकर रखी थीं, एक मजबूत हरा पत्ता, पतली सी टहनी और फूलों की बेल से बनाई रस्सी। दोनों ने मिलकर पत्ते को मोड़ा, किनारे बांधे और एक प्यारी सी नाव बना दी। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब वो डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि जिंदा, सजीव, जैसे कुदरत ने उनकी ख्वाहिश सुन ली हो। उन्होंने अपनी नाव पानी की बहती धार में रखी। मीरा आगे बैठी, गोलू ने पतवार जैसी टहनी पकड़ी। पत्ते की नाव धीरे धीरे बहने लगी। उनकी आंखों में चमक थी, चेहरों पर मुस्कान और मन में सुकून। कभी पानी की लहरें नाव को हिलाती, कभी इधर उधर घुमाती, लेकिन मीरा और गोलू ने अपनी नाव को मजबूती से थामे रखा। मीरा बोली, गोलू, आज हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारी नदी तो खुद हमारे पास आ गई। गोलू हंसते हुए बोला, हाँ मीरा, जब ख्वाहिश सच्ची हो और दोस्ती मजबूत तो हर सूखा जंगल भी झील बन सकता है। उनकी नाव फूलों से लदे पानी में तैरती रही। चारों ओर हरियाली लौटने लगी। बंजर जंगल अब एक जिंदा सपना बन गया था। उस दिन मीरा और गोलू ने सिर्फ नाव नहीं चलाई, उन्होंने अपने सपनों को साकार होते देखा और जाना कि उम्मीद, मेहनत और सच्ची दोस्ती से कोई भी ख्वाहिश पूरी की जा सकती है। बारिश थम गई, लेकिन उनकी मुस्कान कभी नहीं। एक समय की बात है, एक कुत्ता और एक खरगोश जंगल में रहते थे। एक दिन खेलते खेलते खरगोश रेलवे ट्रैक के पास पहुंच गया। तभी उसे एक ट्रेन के आने की आवाज सुनाई दी और वह डर के मारे जड़ हो गया। कुत्ता, जो पास ही था, तुरंत खतरे को भाप गया। वह दौड़कर खरगोश के पास पहुंचा, उसे अपनी पीठ पर उठाया और तेजी से भाग निकला। ट्रेन नजदीक आती जा रही थी, लेकिन कुत्ते की तेजी और समझदारी ने खरगोश को समय रहते बचा लिया। खरगोश ने दिल से कुत्ते का धन्यवाद किया। कुत्ता मुस्कुराया और कहा, दोस्ती का यही मतलब है, एक दूसरे का ख्याल रखना। उस दिन के बाद वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए और हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखते थे। तो बच्चों, आज की कहानी खत्म हुई। एक नई कहानी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय। एक समय की बात है, एक पति पत्नी की एक प्यारी सी बेटी थी। कुछ समय बाद पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गई। मरने से पहले उसने पति से वादा लिया कि यदि वह दोबारा शादी करना चाहे तो केवल उसी औरत से करे जिसके हाथ में उसकी शादी की अंगूठी बिल्कुल फिट आए। पति ने वादा किया और पत्नी की मृत्यु के बाद अंगूठी संभाल कर रख ली। कई सालों बाद जब उसने दूसरी शादी का सोचा तो कई औरतों के हाथों में अंगूठी पहनाकर देखी, लेकिन किसी के हाथ में वह फिट नहीं आई। आखिर में उसने मजाक में अपनी बेटी के हाथ में अंगूठी पहनाई और हैरान रह गया कि अंगूठी बिल्कुल फिट आ गई। बेटी ने विरोध किया, लेकिन पिता ने जिद की और उसे शादी के लिए मजबूर किया। बेटी ने चुपचाप हामी भर दी। शादी से पहले लड़की ने अपने पिता से 5 ड्रेसों की मांग की, 4 रेशमी ड्रेस और एक लकड़ी की ड्रेस जिसमें वह छिप सके। पिता ने सब कुछ दिलवा दिया। एक दिन जब वह घर पर नहीं था, लड़की ने लकड़ी की ड्रेस पहनी और नीचे 4 रेशमी ड्रेसें पहन ली। फिर वह नदी में कूद गई। लकड़ी की ड्रेस उसे पानी पर तैरने में मदद कर रही थी। नदी उसे बहुत दूर बहा ले गई। वहीं एक सज्जन व्यक्ति ने उसे देखा और किनारे बुलाया। लड़की ने कहा कि वह गरीब है और नौकरानी बनना चाहती है। वह उसे अपने घर ले गया और उसकी मां से कहकर उसे काम पर रख लिया। कुछ समय बाद एक शानदार नृत्य सभा बॉल का आयोजन हुआ। उस युवक ने उसमें जाने की तैयारी की। लड़की ने भी जाने की इच्छा जताई, लेकिन मना कर दिया गया। रात को चुपके से लड़की ने सुंदर रेशमी ड्रेस पहनी और बॉल में पहुंच गई। वहां उसकी सुंदरता देखकर
सभी हैरान रह गए। वह केवल उसी युवक के साथ नाची और बिना नाम बताए लौट आई। यह क्रम 2 बार दोहराया गया। दूसरी बार युवक ने उसे हीरे की अंगूठी दी। तीसरी बार जब युवक उसकी याद में बीमार हो गया तो मारिया ने उसकी सूप की कटोरी में चुपचाप हीरे की अंगूठी डाल दी। जब युवक ने अंगूठी देखी तो चौंक गया। तभी मारिया सुंदर कपड़ों में उसके सामने आई और कहा, मैं वही लकड़ी की पोशाक वाली लड़की हूं जो तुम्हारे घर में काम करती थी। मैंने अपनी पहचान छुपाई थी क्योंकि मुझे मजबूरी में घर छोड़ना पड़ा था। युवक बहुत खुश हुआ, उसकी बीमारी भी दूर हो गई। फिर मारिया और युवक की शादी हुई और वे दोनों खुशी